Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ग्रेविटी होल। तो हम जानेंगे ग्रेविटी होल के बारे में। रिसेंट स्टडी सजेस्ट दैट द कोलोसल एंड मिस्टीरियस ग्रेविटी होल इन द इंडियन ओशियन मे बी द रेमिनेंट ऑफ एन एंशियंट सी दैट डिसअपियर मिलियन ऑफ ईयर अगो। एक जो रिसेंट स्टडी किया गया ये सजेस्ट कर रहा है कि जो कोलोसल और मिस्टीरियस ग्रेविटी होल है इंडियन ओशियन में, ये रिमेनेंट हो सकता है एंशियंट सी का, जो कि डिसअपियर हो गया मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। ग्रेविटी होल होता क्या है? A gravity hole refers to a large gravity anomaly, an area where gravity is significantly different from the surrounding region. It is characterized by a substantial decrease in gravitational pull compared to the expected value based on the Earth's normal gravitational field. जो ग्रेविटी होल होता है ये रिफर करता है लार्ज ग्रेविटी एनोमली को, जो कि एक एरिया पे जहां पे ग्रेविटी जो है वो सिग्निफिकेंटली अलग होता है सराउंडिंग रीजन से। इसको कैरेक्टराइज किया गया है सब्सटेंशियल डिक्रीज ग्रेविटेशनल पुल पे। अगर हम कंपेयर करें एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो कि अर्थ का नॉर्मल ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उससे कम होता है। जो रीजन है ग्रेविटेशनल होल के पीछे का ये वेरी करता है, जैसे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वेरिएशन इन मास डिस्ट्रीब्यूशन, अदर फैक्टर सब हो सकते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को पार्टिकुलर एरिया पे। जो फिनोमिनन है ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये फॉर्म हुआ था अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन ईयर अगो, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंड्योर कर रहा है मिलियंस मोर तक। इससे ज्यादा जो इस टॉपिक के बारे में रिलेटेड न्यूज है उसको भी हम समझ ले तो ग्रेविटी होल जो है ये एक मैसिव रीजन है इंडियन ओशियन पे, जो कि आपका 1200 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया के। और यहाँ पे लो पूल है ग्रेविटी का, जो सी लेवल है इंडियन ओशियन का जहाँ पे होल है वो अराउंड 106 मीटर बिलो है ग्लोबल एवरेज से। ये जो प्रोनाउंस डीप है ओशियन का, इसको इंडियन ओशियन जियोइड लो IOGL कहा गया है, और इसको डिस्कवर किया गया था 1948 में। नोन एज द इंडियन ओशियन जियोइड लो, दिस वास्ट डिप्रेशन स्पेन ओवर 2 मिलियन स्क्वायर माइल एंड लाइज मोर देन 600 माइल बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। जाना जाता है इसको इंडियन ओशियन जियोइड लो के तौर पे। ये जो वास्ट डिप्रेशन है ये फैला हुआ है 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक, और ये लाई करता है मोर देन 600 माइल्स बीनीथ अर्थ क्रस्ट के। ये जो स्टडी है ये प्रपोज कर रहा है कि जो आपका इंडियन ओशियन जियोइड लॉ है ये कंसिस्ट करता है स्लैब को टेथिस ओशियन का, जो कि आपका सी है जो सेपरेट करता है सब कॉन्टिनेंट ऑफ गोंडवाना और लॉरसिया को। टेथिस ओशियन इज बिलीव टू हैव इन्फ्लुएंस्ड द अफ्रीकन लार्ज लो शेयर वोल्केनिक प्रोविंस बीनीथिंग प्लम्स बीनीथ द इंडियन ओशियन। जो टिथिस ओशियन है ये माना जाता है कि ये इन्फ्लुएंस करता है अफ्रीकन लार्ज लो शियर वेलोसिटी प्रोविंस को और जनरेट करता है प्लूम्स को बीनीथ इंडियन ओशियन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुकुम्बर मोजाइक वायरस, COM और TOMB टोमेटो मोजाइक वायरस। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे, जो कुकुम्बर मोजाइक वायरस है और टोमेटो मोजाइक वायरस, इसके बारे में। टोमेटो ग्रोअर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हैव रिपोर्टेड क्रॉप लॉसेस ड्यू टू अटैक बाय 2 डिफरेंट वायरसेस, कुकुम्बर मोजाइक वायरस इन महाराष्ट्र एंड टोमेटो मोजाइक वायरस इन कर्नाटका एंड अदर साउथ इंडियन स्टेट। जो टोमेटो ग्रोअर्स है महाराष्ट्र के और कर्नाटका के, उन्होंने रिपोर्ट किया है क्रॉप लॉसेस को, जो अटैक हुआ है 2 डिफरेंट वायरसेस के कारण, जिसमें आपका कुकुम्बर मोजाइक वायरस है महाराष्ट्र में और टोमेटो मोजाइक वायरस है कर्नाटका पे और अदर इंडियन स्टेट पे। दोनों ही वायरस जो है वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट वायरल फैमिली को, और ये स्प्रेड करते हैं अलग अलग तरीके से। जो आपका टोमेटो मोजाइक वायरस है ये प्राइमरीली स्प्रेड करता है इन्फेक्टेड सीड, सैपलिंग या एग्रीकल्चर टूल के माध्यम से, जबकि आपका जो कुकुम्बर मोजाइक वायरस है ये ट्रांसमिट होता है एपिड के कारण। हाई टेम्परेचर फॉलोड बाय इंटरमिटेंट रेन क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर कुकुम्बर मोजाइक वायरस स्प्रेड। और जो आपका हाई टेम्परेचर है उसके बाद जो इंटरमिटेंट रेन होता है इसके कारण फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाता है, जो कि इसके स्प्रेड में कुकुम्बर मोजाइक वायरस की मदद करता है। Controlling this virus involve following biosafety standard, treating seed, discarding infected material, and practicing good agriculture practices. Cucumber mosaic virus has a wide range of hosts, making control more challenging, while tomato mosaic virus can remain dormant in wheat and plant remnants. कंट्रोल करना इस वायरस को, इसके लिए आपको बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन करना होगा, ट्रीट करना होगा सीड को, डिस्कार्ड करना होगा इन्फेक्टेड मटेरियल को, और प्रैक्टिस करना होगा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को। जो कुकुम्बर मोजाइक वायरस है इसका वाइड रेंज ऑफ होस्ट है, इस कारण इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जबकि आपका जो टोमेटो मोजाइक वायरस है ये डोमिनेंट होता है वीड और प्लांट रिमेन में, इस कारण इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर रिस्टोरेशन लॉ। तो हम जानेंगे नेचर रिस्टोरेशन लॉ के बारे में। The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has called on the European Union to invest in nature restoration, emphasizing the long-term economic impact of failing to do so.
जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उन्होंने कहा है यूरोपियन यूनियन को कि वो इन्वेस्ट करे नेशन रिस्टोरेशन पे। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है अगर नहीं किया गया इकोनॉमिक रिस्टोरेशन में तो इसका प्रभाव बहुत खराब होगा। नेचर रिस्टोरेशन लॉ है क्या? Nature Restoration Law is a proposed legislation aimed at restoring and conserving natural area and ecosystem. It set legally binding target for nature restoration in various sectors such as agriculture, forest, marine, freshwater and urban system. जो नेचर रिस्टोरेशन लॉ है ये एक प्रपोज लेजिस्लेशन है जिसका मकसद है रिस्टोर करना और कंजर्व करना नेचुरल एरिया और इकोसिस्टम को। ये सेट करता है लीगली बाइंडिंग टारगेट को नेचर रिस्टोरेशन के लिए वेरियस सेक्टर के लिए, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैराइन हो गया, फ्रेश वाटर हो गया या अर्बन सिस्टम हो गया। यूरोपियन यूनियन का जो एग्रीमेंट है इसके बारे में भी जान ले। In May 2023, the IUCN urged the European Union to come up with a targeted and meaningful restoration for strengthening the resilience and sustainability of the European Union economy. मई 2023 में IUCN ने रिक्वेस्ट किया था यूरोपियन यूनियन से कि वो आए टारगेटेड और मीनिंगफुल रिस्टोरेशन प्लान के साथ ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके रेसिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी को यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमी के लिए। यूरोपियन यूनियन काउंसिल ने भी हाल ही में एग्री किया है कि वो रिस्टोर करेंगे 20% अपने लैंड को और सी को 2030 तक, और उन्होंने प्लेस किया कि वो रिस्टोर करेंगे इंटायर इकोसिस्टम को 2050 तक। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर रिस्टोरेशन, क्या महत्व है नेचर रिस्टोरेशन का? IUCN highlighted the impressive return of financing nature restoration, while every euro spent having an 8-fold return and benefit more 38 यूरो। IUCN ने हाईलाइट किया है इंप्रेसिव रिटर्न को, जो फाइनेंसिंग है नेचर रिस्टोरेशन के ऊपर जो खर्च हो रहा है, हर एक यूरो जिसको कि स्पेंड किया जाएगा नेचर रिस्टोरेशन के पर्पज से तो उसका 8 गुना रिटर्न मिलेगा। बेनिफिट जो है वो 38 यूरो के एक्सप्रोक्स होगा। नेचर रिस्टोरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेसिलेंस, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी टारगेट, और नेचर रिस्टोरेशन जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है रेसिलेंस, क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी टारगेट के लिए भी। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है मेंटेन करने के लिए हेल्दी इकोसिस्टम को भी और अचीव करने के लिए इन सब गोल को। अब हम IUCN के बारे में भी जान लेंगे। IUCN, International Union for Conservation of Nature, headquartered in Gland, Switzerland, founded in 1948, is an international organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resource. जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड पे लोकेटेड है, इसको फाउंड किया गया था 1948 में। यह आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रहा है नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के फील्ड पे। It is involved in data gathering and analysis, research, field project, advocacy and education. और ये involved है डाटा गैदरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी और एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरपंच पति। तो हम जानेंगे सरपंच पति के बारे में, ये न्यूज क्यों आया है और ये होते क्या है। Supreme Court of India has stated that the issue of men wielding power behind elected women in grassroots politics, also called as सरपंच पति, should be addressed by the government and not the judiciary. सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उन्होंने कहा है कि जो प्रॉब्लम है मेन विल्डिंग पावर का बिहाइंड इलेक्टेड वुमेन के पीछे ग्रासरूट पॉलिटिक्स में, जिसको कि सरपंच पति कहा जाता है, इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि जुडिशियरी के द्वारा। कोर्ट ने एडवाइस किया है एनजीओ को कि वो रिप्रेजेंटेशन करे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के पास इस मैटर को लेके। NGO argued that the unelected male relative exerting political and decision-making power behind elected women is a mockery of constitutional democracy, despite one-third quota for women in panchayat governance introduced by the 73rd Constitutional Amendment Act in 1992. NGO ने आर्ग्यू किया है कि जो अनइलेक्टेड मेल रिलेटिव है, जो कि एक्जर्ट करते हैं पॉलिटिकल और डिसीजन मेकिंग पावर को अपने इलेक्टेड वुमेन के पीछे, ये एक मॉकरी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। जबकि 1/3 कोटा जो है वुमेन के लिए रिजर्व है पंचायती गवर्नेंस में, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से। तो ये जो मेन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिस पर्पज के लिए, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो क्या है, मैन बैकेंड है, मैन के द्वारा यूज किया जा रहा है, इस पावर को डिसीजन मैन के द्वारा लिया जा रहा है। सरपंच पति, द फिनोमिनन ऑफ सरपंच पति और हस्बैंड हु विल्ड कंट्रोल इन पंचायत बाय मेकिंग देयर वाइफ कॉन्टेस्ट इज नाइदर न्यू और नॉर रेयर। Even the Prime Minister has taken cognizance of the problem and identified it as a hurdle to women progress. जो फिनोमिना है सरपंच पति या हस्बैंड का, ये आपका जो कंट्रोल करते हैं पंचायत को, वाइफ के, ये कॉन्टेस्ट वाइफ को लड़ाते हैं, उसका वो कंट्रोल करते हैं, ये नया नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी कॉग्निजेंस लिया इस प्रॉब्लम को लेके, और उनका मानना है कि ये जो है हर्डल है वुमेन के प्रोग्रेस को लेके। क्या एग्जांपल है, जैसे कि आपका जो रतलाम है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे मेन के पास पावर है अटॉर्नी डॉक्यूमेंट जो कि उनको दिया गया था डिसीजन लेने के लिए उनके इलेक्टेड वुमेन सरपंच के बिहाफ में, जिनका इलेक्शन एक्सपेंस जो है वो पूरी तरीके से उनके द्वारा पे किया गया था।
A woman sarpanch from Odisha also authorized her husband to carry out her duty as sarpanch, saying that she did not do it under pressure but citing domestic responsibility. और जो एक वुमेन सरपंच है ओडिशा के, उन्होंने ऑथोराइज किया अपने हस्बैंड को कि वो कैरी करेंगे उनके ड्यूटी को सरपंच का. उनका कहना था कि प्रेशर पे उन्होंने साइट किया डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रीजन को, कि इस कारण उनके पति ये सर्व करेंगे. रीजन बिहाइंड द प्रैक्टिस ऑफ सरपंच पति, क्या रीजन है जिसके पीछे सरपंच पति के पीछे का? तो पैट्रियार्कल जेंडर नॉर्म. जो पैट्रियार्कल जेंडर नॉर्म है ये एक रीजन है बहुत बड़ा. जो कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी है और जो ट्रेनिंग है वुमेन की ताकि वो लीडरशिप रोल निभा पाए लोकल गवर्नमेंट में, इस पे कमी है. उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता है. जो सोशल स्टेटस है वुमेन का वो काफी पुअर है. हाई लेवल है इलिटरेसी का, ये भी एक फैक्टर है. जो कमी है स्ट्रॉन्ग डिफरेंस लॉ की जो कि पनिश करे मैन को. जो कमी है रिकॉग्निशन की वुमेन और उनके कंट्रीब्यूशन का, ये कुछ फैक्टर है जो सरपंच पति का प्रैक्टिस चल रहा है उसके पीछे का. नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस. तो हम जानेंगे जो चैटबॉट की बात कही जा रही है जो पीपल के लिए जो मेंटल डिस्ट्रेस में है. इंडिया फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट डिजाइन टू एंगेज विद पीपल इन डिस्ट्रेस हैज बीन लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर. तो कहाँ किस स्टेट के लिए लॉन्च किया गया है, क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इंडिया का जो पहला टेलीमानस चैटबॉट है जिसको डिजाइन किया गया है इंगेज करने के लिए पीपल को जो डिस्ट्रेस में है, इसको लॉन्च कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए. ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है प्रोवाइड करना राउंड द क्लॉक एक्सेस हेल्थ काउंसलर का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का और कंसल्टेंट का. जो लॉन्च हुआ इसका आपको जम्मू एंड कश्मीर कॉन्क्लेव के दौरान किया गया. मेंटल हेल्थ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो कॉन्क्लेव हो रहा था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. टेलीमानस इज ए 2 टायर सिस्टम. जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके अंतर्गत ये आता है. और जो टेलीमानस है ये आपका 2 टायर सिस्टम है. टायर 1 कंप्राइज स्टेट टेलीमानस सेल विथ इंक्लूड ट्रेंड काउंसलर एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट. तो टायर 1 है ये कंप्राइज करता है स्टेट टेलीमानस सेल को जो इंक्लूड कर रहा है ट्रेंड काउंसलर और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को. जबकि टायर 2 जो है ये कंप्राइज करता है स्पेशलिस्ट को डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, जिसमें मेडिकल कॉलेज रिसोर्स फॉर फिजिशियन कंसल्टेंट, ई संजीवनी फॉर ऑडियो विजुअल कंसल्टेंट सब आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स. तो फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स है इसके बारे में हम जानेंगे. सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रीडा इन इंडिया हैज डेवलप्ड अ यूनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम नोन एज फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स. तो किसने इसको डेवलप किया इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है क्रीडा भारत का, उन्होंने डेवलप किया है एक यूनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम को जिसका नाम है फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स. क्या सिग्निफिकेंस है इस इंडेक्स का, महत्व क्या है इसका? तो जो पर्पस है इंडेक्स का कि मिनिमाइज किया जा सके जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, जैसे कि क्रॉप लॉस हो गया, फेलियर हो गया, इनकम शॉक्स हो गया, जिससे क्या होगा इंक्रीज होगा जो हो रहा था फार्मर सुसाइड का वो कम हो सकेगा. ये जो इंडेक्स मेथोडोलॉजी है ये इन्वॉल्व कर रहा है, मॉनिटर किया जाएगा लोकल न्यूज़पेपर को, न्यूज प्लेटफॉर्म को और सोशल मीडिया को. जो रिपोर्ट है डिस्ट्रेस का फॉलो किया जाएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के साथ ताकि एक्सेस किया जा सके अर्ली साइन को डिस्ट्रेस का उपयोग करके स्टैंडर्ड क्वेश्चन का. ये जो इंडेक्स है ये एलो करेगा टारगेटेड इंटरवेंशन को, जैसे कि फोकस करना, इंप्रूव करना वुमेन के इनकम को अगर डिस्ट्रेस जेंडर बेस्ड है तो. नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू मीथेन सोर्स. तो जो न्यू मीथेन सोर्स की बात कही गई इसके बारे में हम जानेंगे. क्लाइमेट चेंज जो है इसके कारण ग्राउंड वाटर स्प्रिंग जो है वो रिलीज कर रहा है मीथेन को आर्कटिक पे, और जो रिट्रीटिंग ग्लेशियर है ये एक्सपोज कर दे रहा है एक मीथेन रिच स्प्रिंग को. एक स्टडी जो है जिसको पब्लिश किया गया था नेचर जीरो साइंस में, इसके अनुसार ये पाया गया है. जो ग्राउंड वाटर स्क्रीम है जो कि पाए गए हैं स्वालबार्ड जो कि एक आर्किपेलागो है आर्कटिक में, वो एमिट कर रहे हैं ओवर 2000 टन मीथेन का प्रत्येक ईयर, जो कि इक्विवेलेंट है 10% नॉर्वे के मीथेन एमिशन का जो उसके ऑयल और गैस इंडस्ट्री से होता है. जो प्रेजेंस है मीथेन का नियर शेल रॉक का ये सजेस्ट कर रहा है एक जियोलॉजिक और थर्मोजेनिक सोर्स को गैस का जो कि अपवर्ड मूव कर रहा है फ्रैक्चर से रॉक्स का, और ये एक्यूमुलेट हो रहा है ग्लेशियर के नीचे. जो ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू हो रहा है, जो ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है फर्दर, इस कारण रिलीज हो जा रहा है इस मीथेन का ग्लेशियल ग्राउंड वाटर स्प्रिंग से, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंक्रीज करेगा. हाईलाइट कर रहा है जो आवश्यकता है एक्सेस करने के रिस्क को और इम्पैक्ट जो होगा इस एमिशन का उसको समझने की आवश्यकता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रोप्लास्टिक. तो हम जानेंगे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में. तो जो एक रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ये हाईलाइट कर रहा है जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का ह्यूमन और एनिमल गट माइक्रोबायोम और एनवायरमेंट के ऊपर. क्या फाइंडिंग पाया गया है? तो जो एक्सपोजर है प्लास्टिक का ये ऑब्जर्व किया गया है कि इसके कारण इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन हो रहा है, गट डायथोसिस हो रहा है, ये अल्टर कर दे रहा है गट के माइक्रोबायोम और माइक्रोबायोटा को. माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक जो है जिसको कि हम जानते हैं ये अफेक्ट करता है सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, और ये इंटर कर जा रहा है हमारे फूड चेन पे. एविडेंस पाए गए हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ये जो प्लास्टिक है ये पाए गए हैं ह्यूमन लंग टिश्यू पे भी, प्लेसेंटा पे भी, स्टूल, ब्लड और मेकोनियम पे भी.
जो स्टडी था इस रिपोर्ट का ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अल्टरेशन है होस्ट पे माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर के कारण इसमें चेंज आ जा रहा है जीन के मार्कर्स पे भी, बायोकेमिकल मार्कर, मुकस लेयर, गट परमिएबिलिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्यून रिस्पॉन्स एंड लिवर फंक्शन पे भी इसका प्रभाव देखा जा सका है। माइक्रोप्लास्टिक के बारे में हम जान लें तो माइक्रोप्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक है जो कि पार्टिकुलरली लेस देन 5 मिलीमीटर के होता है डायमीटर पे। ये दो टाइप के होता है। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक जो होता है ये टाइनी पार्टिकल होता है जिनको डिजाइन किया गया है कमर्शियल यूज के लिए और माइक्रोफाइबर सेट के तौर पर क्लोथिंग या अदर टेक्सटाइल के लिए, जैसे कि माइक्रोबीड हो गया जो पाए जाते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट में, प्लास्टिक पैलेट या प्लास्टिक फाइबर हो गए। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या है? ये पाए जाते हैं ब्रेक थ्रू ऑफ लार्जर प्लास्टिक से, जैसे कि वाटर बॉटल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉबर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो रॉबर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसके बारे में हम जानेंगे। यूनाइटेड नेशन ने इंट्रोड्यूस किया है 51 रॉबर्ट को, जिसमें 9 ह्यूमनॉइड रॉबर्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ गुड ग्लोबल समिट के दौरान, जो कि आपका जेनेवा पे हुआ। ये समिट कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समिट का मकसद है एक्सेलरेट करना अचीवमेंट को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2030 तक। ये जो रोबोट है वो इक्विप्ड है फंक्शन से जो कि अलाइंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर रोबोट हो गया जो कि कैपेबल है समझने के लिए इमोशन को और डिस्प्ले करने के लिए इम्पेथी को। जैसे कि ग्रेस एक एडवांस नर्सिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको डेवलप किया गया है हैंसन रोबोटिक के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये न्यूज में ये है क्या। तो ग्रेस आपका एक एडवांस नर्सिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको डेवलप किया गया है हैंसन रोबोटिक के द्वारा। सिंगुलरिटी नेट जो है ये मदद करेगा एल्डरली इंडिविजुअल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत इंटरनेट उत्सव। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जानेंगे इसके बारे में हम। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने लॉन्च किया है भारत इंटरनेट उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए जो पावर है इंटरनेट का। इसका मकसद है हाईलाइट करना ट्रांसफॉर्मेटिव रोल को इंटरनेट का, इंकरेज करते हुए सिटीजन को कि वो शेयर करे अपने स्टोरी को कि किस तरीके से इंटरनेट ने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया उनके लाइफ को। ये रिकॉग्नाइज कर रहा है इंटरनेट को एक एसेंशियल टूल के रूप में कनेक्टिविटी के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.